अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल हूँ। मैंने अपनी MBBS डिग्री फातिमा जना यूनिवर्सिटी से ली और पोस्ट ग्रेजुएशन सर गंगाराम हॉस्पिटल से की है। मैं 18 साल से ऑब्स एंड गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं लोगों के लिए नॉर्मल डिलीवरीज, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टमीज, लेप्रोटमी और हिस्टेरोस्कोपीज़ करती हूँ अपनी टीम के साथ। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी को डील कर रही हूँ और प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा रोल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ इन द फीटस। जी मैं सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी को डील करती हूँ। देखिए, आजकल जो कपल्स हमारे पास आते हैं वो 6 मंथ के बाद ही एंशियस हो जाते हैं कि वो कंसीव नहीं करें। इसमें दोनों का रोल है, मेल का भी और फीमेल का भी। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उसमें आजकल हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो वेट गेन है। वेट गेन, उसके साथ हेयर ग्रोथ, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ मूड चेंजेस आते हैं। इन सब चीज़ों को हम एक डिज़ीज़ का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं PCO एक्चुअली एक सिंड्रोम है जो कि बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे असरअंदाज होता है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन में सिस्ट बनती हैं, अंडेदानियों में एग्स की जगह पे सिस्ट बनती हैं और वो प्रॉपर एग नहीं बनता, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी में बेशुमार मसाइल आ जाते हैं, जैसे कि ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना। ट्यूब्स के ब्लॉक होने में भी रोल लोगों की ही एंशियसनेस का आता है। जैसे कि शुरू में अगर बच्चा नहीं हो रहा तो हमारे जो सासें हैं और वो कोशिश ये करती हैं कि करीबी क्लिनिक्स पे दाई वगैरह के पास ले जाएं और वो कुछ ऐसी दवाइयाँ अंदर रखती हैं जिनकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी ब्लॉक ट्यूब के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि ये उन दवाइयों के असरात होते हैं जो LHVs और क्वैक देते हैं। उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। एग तो बन रहे होते हैं मगर वो ट्रेवल नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स में एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें हर पीरियड के साथ पेन होती है और इसमें भी रसौलियाँ बनती हैं। इसके अलावा बच्चेदानी में रसौलियाँ होती हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में फाइब्राइड्स कहते हैं। इसकी वजह से पहले तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और दूसरा, अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेजेस के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, ये जो मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया है, जिस बीमारी का PCO, इसमें सबसे ज़्यादा मसला हमारी यंग जनरेशन में लाइफस्टाइल का आता है। जैसे कि हमारी हैबिट्स हैं कि हम जंक फूड को बहुत प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए हैं। हमारे बच्चों में रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है फ्राइड चीज़ें खाने का, बेकरी प्रोडक्ट्स लेने का, जंक फूड लेने का। देखिए, इसमें बहुत रोल चिकन का भी आता है। जो हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हार्मोन्स दिए जाते हैं। उन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट ख़त्म तो नहीं होता, ऑब्वियसली वो मेल और फीमेल में जाके फीमेल में भी और मेल में भी हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है और उसकी वजह से अंडों का ना बनना, मिजाज में चिड़चिड़ापन, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, हेयर ग्रोथ और बहुत ज़्यादा लेथार्जी और वीकनेस के सिम्टम्स आते हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी की तरफ हम आते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा फैक्टर हमारी डाइट और लाइफस्टाइल का है। जो ये जंक फूड है, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस मेल में भी आता है। इसके अलावा स्पर्म्स काउंट, स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी, ये सब फैक्टर्स काउंट करते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और हमारी डाइट की वजह से। जो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लाइक कि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और जंक फूड को ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एनाबॉलिक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और जिम वगैरह में यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस आता है मेल में। और अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो इन सब को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं, वॉक को, और नेचुरल चीज़ों को खाएं, जैसे दूध, दही और गोश्त, बकरे का और गाय का गोश्त, इसको ज़्यादा प्रेफर करें। फास्ट फूड को अवॉइड करें। स्ट्रेसेस,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हम लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सबसे पहले फैमिली का स्ट्रेस, कि हमसे हर बंदा पूछेगा जी आपने कंसीव नहीं किया, ओ क्या रीज़न थी, अभी तक कंसीव नहीं हुआ। ये जो एक हमारा सोशल स्टिग्मा है, ये हमारी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो अंडर स्ट्रेस रहती हैं और मेल्स भी अंडर स्ट्रेस रहते हैं, और ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्लूड कर देता है। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट को सिंपल में लेके आएँ, वेजिटेबल्स ऐड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद मेडिकल का रोल आता है, उसके बाद डॉक्टर्स का रोल आता है कि हम डॉक्टर्स अपनी मेडिकेशन ऐड करें, जिसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। बहुत से कपल्स को मेडिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से ही हम बहुत बेहतरी ला सकते हैं। और इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम बेहतरी ला सकते हैं डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से, और कुछ मल्टीविटामिन ऐड करने से सेहत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कपल की हम काउंसलिंग करें। कपल की काउंसलिंग में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एंग्जाइटी है, कि हम उन्हें रीइंश्योर करवाएं कि इनफर्टिलिटी हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो 1 साल तक इकट्ठे ना रहे हों और फिज़िकल रिलेशन में ना रहे हों। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हम आएँ। अपना एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, वेट रिडक्शन, ताकि हम अननेसेसरी वेट को रिड्यूस करें और BMI हमारा नॉर्मल में आ जाए। उसके बाद रोल आता है डॉक्टर्स का, जिसमें हमारी मेडिकेशंस हैं। मेडिकेशंस भी एग को ग्रो करने में और बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके ज़रिए हम हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में कर सकते हैं और हम एग को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे भी पेशेंट को इफ़ेक्ट नहीं आता तो हमारे पास मज़ीद जदीद तरीके भी अवेलेबल हैं, जिसमें पहले जो हम करते थे जैसे IVF है, IUI है, IVF है, ICSI है। इसमें हम फीमेल, क्योंकि इसमें बहुत से इनफर्टिलिटी में फैक्टर आ जाते हैं, जैसे इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। हम इसमें फ़ीमेल का एग लेते हैं और मेल के स्पर्म्स लेते हैं, बाहर फर्टिलाइज़ करवाते हैं और फिर उसके बाद मदर के वूम में इंजेक्ट कर देते हैं। इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, सक्सेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले हमने ट्यूब टेस्ट करना होता है। ट्यूब टेस्ट के भी 2 तरीके हैं, या हम हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी करते हैं, जिसमें हम डाई डाल के ट्यूब्स को विजुलाइज करते हैं, और जो न्यू जो मेथड है उसमें हम थ्रू लेप्रोस्कोपिकली ट्यूब्स की पेटेंसी भी देख लेते हैं और एब्डोमिनली ये भी देख लेते हैं कि कोई एंडोमेट्रियोसिस का एलिमेंट तो नहीं है पेशेंट में। एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स भी हम देख सकते हैं और इस तरह से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में जो रिसेंट एडवांसेस आए हैं, जिसको हम लोग, हमारी टीम डील कर रही है, वो स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी की सक्सेस रेट 70 to 80% है, बट इसमें हम दोनों कपल्स को काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद हम मीज़ेनकाइमल सेल्स इंजेक्ट करते हैं, जो कि फर्दर ग्रो करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी, मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, अपने नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, सब्जियां, फल, दूध, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जंक फूड को अवॉइड करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं और एंग्जाइटी को कम करें। अपनी अच्छी लाइफ गुजारें, एक दूसरे के साथ हेल्दी लाइफ गुजारें। उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप अपने कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो बर वक्त आपको मिले, क्योंकि इनफर्टिलिटी में एज फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 35 ईयर के बाद कंसेप्शन वैसे ही डिक्रीज़ हो जाती है और डाउन सिंड्रोम का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए एज सून एज पॉसिबल आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं।